दूर बड़ी दूर शहरों बे हमरो पानी बोतल में बंद करी बेचियालो। दूर बड़ी दूर शहरों बे हमरो पानी बोतल में बंद करी बेचियालो। कैकली जी पानी ने थे कैकली जी कोक दाजू। भारत का मस्तक हिमालय हमारी भौगोलिक व सांस्कृतिक विरासत का भी खूबसूरत प्रतीक है। इसके जंगल देश की मुख्य नदियों के लिए आवश्यक वेजिटेशन का मुख्य स्रोत है। सच में देखें तो वे जैव विविधता का विशाल भंडार है। इसी हिमालय की गोद में बसा है उत्तराखंड, निराला उत्तराखंड, हिमालय का आभूषण, पानी से भरपूर। हिमालय का जो बीच का हिस्सा है वो तो उत्तराखंड में ही है। तो उत्तराखंड में अपार जल संसाधन है, चाहे और वो जल संसाधन हमारे पास भूजल के रूप में है, वो जल संसाधन हमारे पास नदियों के रूप में है, वो जल संसाधन हमारे पास छोटी छोटी सरिताओं के रूप में है, झरनों के रूप में है। नदी और भारतीय समाज एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। जैसे उत्तराखंडी है, उत्तराखंड को थिंक टैंक और वाटर टैंक कहा जाता है, इसलिए उत्तराखंड के अंदर जो कुछ भी है वो सारे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यूं तो उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा है, लेकिन उसके पहाड़ों व जंगलों को बरसात की बहुत जरूरत होती है। उसके मैदानी इलाके भी मॉनसून पर निर्भर हैं। ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों को छोड़ दें तो सहायक नदियां आमतौर पर वर्षा पर ही निर्भर रहती हैं। गर्मियों में ये लगभग सूख जाती हैं। इसलिए यहाँ के लोगों ने मॉनसून के दौरान यहाँ इतना भर पानी इकट्ठा करना सीख लिया ताकि साल भर उनकी प्यास बुझती रहे, जनजीवन सुचारू रूप से चलता रहे और पशुओं को भी पानी मिलता रहे, खेत भी लहलहाते रहें। जल ही जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन में जल की आवश्यकता है। जीने के लिए उसे पानी चाहिए और हमारी जो जितनी भी खेती है या जितनी भी हमारी जो भी हमारे जीवन में चीजें हैं वो बिना जल के नहीं हो सकती। इसलिए जो है जल की आवश्यकता बहुत जरूरी है। दुर्गम पहाड़ियों में बसे लोगों का मुख्य धारा से संपर्क नहीं था। आज की भाषा में कहें तो किसी तरह की कनेक्टिविटी नहीं थी। इसलिए हर इलाके के लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से जल संचयन की अपनी ही व्यवस्थाएं स्थापित कर ली। इन व्यवस्थाओं की बारीकियां परंपरागत ज्ञान के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होती रही। सिंचाई के लिए उनको आवश्यकता थी तो उन्होंने कूल या नहर बनाई। उसी तरह से पेयजल के लिए उन्होंने नौलों का निर्माण किया और जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पानी आता था उसके लिए उन्होंने धारों का निर्माण किया। और जहाँ पर एक तरह से ज़्यादा बड़ी जगह थी, ज़्यादा पानी संरक्षित हो सकता था, वहाँ पर उन्होंने कुछ जगहों पर प्राकृतिक रूप से ताल थे और कुछ जगह पर उन्होंने ताल भी बनाए हैं। स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय समुदायों का स्वमेव अधिकार शासकों ने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनसे जनता का भावनात्मक रिश्ता कायम हो चुका था। जल स्रोतों को स्थानीय जनता ने हमेशा पवित्र माना और इस कारण उनकी देखरेख में कभी कोई कोताही नहीं बरती। उन्हें हमेशा अपने सिर माथे पर बैठाया। वही मनुष्य को जीवन देता है। अगर जल नहीं होगा तो मनुष्य की जिंदगी खत्म हो जाएगी। जल है तो जहान है और जल तभी है जब जंगल है। अगर जंगल नहीं होगा, हमारे यहाँ ये पानी आपने देखा होगा, यहाँ पर धारा है, ये ऊपर जंगल है, इस जंगल की ही देन है ये पानी। बहुत सी पारंपरिक जल प्रणालियां आज भी उत्तराखंड के गांवों में अपने महत्व को रेखांकित कर रही हैं, चाहे वे नौला हो या धारा, चुप तौला हो या गधेरा, या फिर
चाल और खाल। मॉनसून के दौरान एक एक बूंद को बचाने की कवायद ऐसे होती थी जैसे बेशकीमती रत्न। जो परंपरागत जल संसाधन की पूरी प्रणाली है उत्तराखंड में, पर्वतीय इलाकों में कहीं भी, वो बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है और पर्यावरण की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। नदी हैं, नाले हैं, धारें हैं या गधेरे हैं। इसके साथ ही जो हमारे पुराने बुजुर्गों की प्रथा है वो पोखर बनाना और चाल खाल और तालाब बनाना जो है वो हमारे उत्तराखंड की जो पानी को लेकर हैं वो ये सभी चीजें हैं। आज भी कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों में नौला और धारा जल संरक्षण की सर्वथा महत्वपूर्ण प्रणालियां हैं। नौला संभवतः उत्तराखंड का सबसे मुख्य जल स्रोत है। ये एक ऐसा छोटा सा ढांचा होता है जिसमें छत भी होती है और छिद्रों से भरपूर फर्श भी। इसके नीचे होता है पानी को संजोने वाला पवित्र कुंड। ऐसे झोपड़ी नुमा ढांचे पूरी पहाड़ियों में बहुत बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं, जैसे सुंदर मोतियों की माला। और इन्हीं में छुपा होता है प्रकृति का अनमोल खजाना, जल, निर्मल जल। मंदिर की तरह इसकी छत भी चारों तरफ ढलाव लिए होती है। छत के मध्य में होता है पत्थर का एक गोल गुंबद। मुख्य रूप से जो नौला बनता था वो उसमें दो तरह की बात बहुत ध्यान रखने की थी। एक तो ये देखते थे कि भाई पानी यहाँ पर एक स्थानीय समुदाय बस गया है, एक गांव छोटा सा बस गया है, तो इसके लिए सबसे साफ पानी की व्यवस्था कहाँ पर होगी। तो उसके नज़दीक में उस गांव के जानकार, और ख़ास तौर पर मैं इस पर ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ कि उस समुदाय से जुड़े हुए जो शिल्पकार लोग थे, जो असल में इंजीनियर थे, ओड़ थे, वो उस पानी की पहचान करते थे। अब इसके जो पार्टों को लगाने का तरीका है, उस लगाने के तरीके में भी एक खास तरह के मिश्रण का उपयोग किया जा रहा है, जिसको हमारे यहाँ व्हाइट क्ले कहते हैं ना, कमेट, उस तरह की मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है ताकि पोरस बना रहे, पानी रुके लेकिन पानी पूरी तरह से ब्लॉक ना हो। यूं तो पूरे देश में ही जहां भी जलाशय बने, तालाब, कुएं, बावड़ी, उनमें वास्तुकला का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्हें हमेशा बहुत ही सुरुचिपूर्ण तरीके से बनाया गया। लेकिन कुमाऊं की पहाड़ियों के ढलान पर बने ये नौले वास्तुकला की अद्भुत मिसाल है। इसमें क्या है कि एक कुंड सा खोद दिया जाता है और उसमें पत्थरों की जो स्लेट है उसको एक खास क्रम में सीढ़ी नुमा आकार में लगाया जाता है। इसीलिए इसको कई बार लोग स्टेप वेल के रूप में भी कह देते हैं, सीढ़ी नुमा कुएं। जितने भी हमारे नौले होते थे वो तीन तरफ से कवर्ड अप रहते थे, एक तरफ से उनको अंदर रास्ता था जाने का। इनको बनाने के भी तरीके अलग हैं। नौलों को यदि आप उसके अंदर के स्थापत्य को देखें, उसकी बनावट को देखें, उसकी ज्यामिति को देखें, उसकी जो ज्योमेट्री है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस ओर सीढ़ियां कुंड के नीचे तक जाती हैं। ऊपर से ये ढके होते हैं। चारों तरफ खंभों पर टिका एक बरामदा होता है जिन पर खूबसूरत नक्काशी व कलाकृति आदि देखी जा सकती हैं। इन खंभों पर गढ़ी हुई लोक देवताओं की आकृतियां व इनकी भव्यता तथा दिव्यता इन नौलों को पवित्र बनाती है और इनकी देखभाल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज आप इसमें देखेंगे कि नौलों में उन्होंने खास तरह से कुछ देवताओं की मूर्तियों को भी रखा है। तो इसका तात्पर्य था कि नौला व्यक्ति के जीवन में या पानी का जो स्रोत है वो मनुष्य के जीवन में, समाज के जीवन में बहुत ही विशिष्ट स्थान रखता था। वो जानता था कि ये जल ही जीवन है। इस नौले की पवित्रता बनाए रखने के लिए, इसको कीटाणु मुक्त रखने के लिए, इसको शुद्ध बनाए रखने के लिए एक बड़ी शानदार व्यवस्था थी। उस नौले के तल में एक तांबे का टुकड़ा, जो कि कई बार 5 आकार का, कई बार 4 कोने का आकार का या इस तरह का होता था, उस तांबे के टुकड़े के ऊपर से पत्थर बिठाए जाते थे और नौले के चारों तरफ कोई अवांछित वृक्ष वनस्पतियां, उसकी जड़ें ना आ जाएं या सांप वगैरह ना आ जाएं और किसी तरह का कोई जो माने जो जीवाणु हैं वो प्रवेश ना करें, उसके लिए उसके चारों तरफ हल्दी की गांठ भी दबा दी जाती थी। नौलों में जाने का रास्ता आमतौर पर सकरा होता है ताकि वहां जानवर प्रवेश न कर सकें।
आम जन भी इन्हें प्रदूषित ना कर सके। इनके डिजाइन में इस तरह की व्यवस्था होती है। आज भी इनकी पवित्रता यहाँ के लोगों के लिए किसी भी पूजा स्थल के गर्भगृह जितनी ही महत्वपूर्ण है। इसके उपयोग व देखभाल के कायदे कानून उतने ही पावन हैं जितने शताब्दियों पूर्व रहे होंगे। और उन नौलों के चारों तरफ उन लोगों ने क्या किया था, वो वृक्ष तो लगाए थे जिससे पानी का संरक्षण हो, साथ ही साथ उन्होंने वो वृक्ष भी लगाए थे जो फलदार थे, जिससे वहाँ पर चिड़ियाएँ भी आएँ, जानवर भी आएँ। तो ये उनका मानना था कि पूरी बायोडाइवर्सिटी जो है उसका रिप्रेजेंटेशन जो है उस पानी के नौले में होना चाहिए। हालांकि जल प्रबंधन के अन्य पारंपरिक स्रोतों की तरह नौले भी अब उपेक्षा का शिकार होने लगे हैं, क्योंकि लोगों की निर्भरता अब पाइपलाइन से मिलने वाले पानी पर बढ़ने लगी है। अब पानी घर घरों में आ गया, तब नौले का पानी तब कम भरते हैं, नहीं तो शुद्ध पानी ठहरा यहाँ का। 80 और 90 के दशक के बीच में लबालब रहता था ये, और उसके बाद जंगलों का लगातार दोहन होता रहा और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती रही, तो आज की स्थिति थोड़ा सा दयनीय है। दूर बड़ी दूर शहरों बे हमरो पानी बोतल में बंद करी बेचियालो। दूर बड़ी दूर शहरों बे हमरो पानी बोतल में बंद करी बेचियालो। कैकली जी पानी ने थे, कैकली जी कोक दाजू, कैकली जी पानी ने थे, कैकली जी कोक दाजू। नौलों की ही तरह उत्तराखंड की दूसरी जल परंपरा है धारा। पीने के लिए तथा घर के अन्य कामकाज के लिए उपयोग में आने वाले ताजे पानी का स्रोत है धारा। कुमाऊं के एक बहुत बड़े इलाके में ये सिंचाई का भी मुख्य साधन रहा है। धारा का पानी हमेशा ऊपर से आता है, एक जगह से स्रोत बनता है और वो नीचे गिरता है, तो उसको गिरने की जगह को भी उसी तरह से एक मंदिर नुमा आकार दिया जाता है। और उसमें भी किसी प्रकार का सीमेंट लगाना बिल्कुल मना था, बल्कि वो पारंपरिक रूप से पत्थरों की चिनाई के बीच में मस्यूटा या मांस की दाल का जो लेप होता था, उसका प्रयोग उसमें पुराने नौलों में और पुराने धारों में दिखने को मिलता है। जो यहाँ बनावट है और पुराने मकान हैं, उसके आधार पर हमारे जो पूर्वज बताते आ रहे, उनके आधार पर मैं कह रहा हूँ कम से कम इसकी जो अभी आयु है वो 300 से ऊपर ही होगी। 250 से 300 साल तो होगी, हो सकता है ऊपर भी हो जाए। ये जलाशय आमतौर पर किसी सीमा में बंधे हुए नहीं होते। इन झरनों में पानी का बहाव ग्रेविटी के सिद्धांत से संचालित होता है। जलाशय की पवित्रता को रेखांकित करने के लिए इनमें पेड़ एक रक्षक की भूमिका में रहता था, जिसके साथ बहुत सी किंवदंतियां जोड़ दी जाती थीं। इन्हें गांव के बिल्कुल बीच इसलिए बनाया जाता था ताकि सभी को बराबर की दूरी तय करनी पड़े, कम ज्यादा नहीं। जलधारा एक पाइप नुमा ढांचे से होती हुई किसी गाय या शेर के मुंह की आकृति से निकलती थी। बड़ी सुंदर पत्थरों की आकृतियां लगा दी जाती हैं ताकि ऊपर से निकल के, स्रोतों से निकल के आ रहा हुआ पानी उसके मुंह से निकल आए। वो गाय का मुंह हो सकता था, वो शेर का मुंह हो सकता था, वो किसी जानवर का मुंह हो सकता था। इसलिए जो प्रकृति के जो जीव जंतु हैं उनका उसमें एकदम प्रतिबिंबन होता था। इन धाराओं की सफाई भी समय समय पर गांव के लोगों द्वारा कर दी जाती थी, जिससे इनकी पवित्रता बनी रहे और उसके आसपास का वातावरण भी साफ सुथरा रहे। तो धारा अगर है, धारे में भी सीधे स्नान नहीं कर सकते हैं। और कुछ महिलाओं के लिए विशेष बैन था, कपड़े धोना तो मना ही था। वहाँ से पानी उठा करके या तो अलग से उसकी व्यवस्था थी, ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं थी। जानवरों के लिए अलग व्यवस्था थी, कपड़े धोने के लिए अलग व्यवस्था थी। जो पीने का धारा है वो अलग था, कपड़े धोने के पुश पाइप अलग लगे थे उसमें। ये बाद में इसको जब नया अपना निर्मित करा, सीमेंट इसमें लगाया, तो उस वहाँ से इसमें टूटन आई है। इस इलाके के सभी रीति रिवाज नौला या धारा से प्रतिबद्ध हैं। नामकरण संस्कार से लेकर पानी ग्रहण संस्कार तक
यानी हमारे पूर्वज जल को कितना महत्व देते थे। उसकी पवित्रता का वर्णन करने के लिए उन्होंने सामाजिक जीवन के संस्कारों को ही इन स्रोतों के साथ जोड़ दिया। हमारे शादी हादी होती हैं तो जैसे पहले बहू को इधर ही लाते हैं, पानी भर के ले जाएगी उस सर में लोटे से, मकुट यहाँ चढ़ा के ले जाएंगे, फूल सब यहीं चढ़ा के जाते हैं। नौले की सेंक्टिटी इसलिए भी थी कि यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग था, यहाँ कस्टमरी लॉ लगता था अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो कस्टमरी लॉ में क्या होता था, जैसे लड़का मान लो युद्ध क्षेत्र में है या घर से दूर है, तो नौले के पास उसकी फ़ोटो लगा देते थे, मतलब नौले के पास उसकी फ़ोटो लगाते थे और दोनों पार्टीज़, हस्बैंड की पार्टी भी और वाइफ की पार्टी, 4-4 लोग आते थे और लड़की उसको माला फूल रख देती थी उसके सामने। तो इसके मतलब ये हो गया वो पति पत्नी हो गए और इसकी लीगल सैंक्टिटी थी, कोर्ट भी इसको वो करता था। इसके अलावा एक विवाह था जिसको पानी धारा विवाह कहते थे। तो नौले में हस्बैंड वाइफ गए, लड़का लड़की, उनके परिवार वाले एक दूसरे के गले में उन्होंने माला डाली, तो पानी धारा विवाह जो था इसकी भी लीगल सैंक्टिटी थी। तो पानी को इतना अधिक महत्व दिया जाता था कि पानी अगर साक्षी है आपके विवाह के लिए तो उसकी जो साक्षरता है इट इज़ एज गुड एज रजिस्टर ऑफ अ कोर्ट। हमारे पुरखों ने सिर्फ मानव जाति की चिंता नहीं की, समग्र जीवन की कल्पना करते हुए उन्होंने जैव विविधता तथा पूरे प्राणी जगत का ध्यान रखा। चुपतौला उसी चिंतन का परिणाम है। ये चुपयोला का बिल्कुल छोटा सा पानी का स्रोत है और इसमें हम देखेंगे ये पानी बिल्कुल बूंद बूंद आ रहा है और यहाँ पर जमा हो जा रहा है। अब देखा जाए तो ये पानी जो है वो किसी के पीने के लिए या किसी घर में नहीं जा रहा है, बल्कि यहाँ पर जमा है। अगर हम इसका दूसरा उपयोग देखेंगे तो इसका उपयोग वन पंछी करते हैं, जंगल के जानवर करते हैं और तमाम जो भी इसके इर्द गिर्द जो भी चिड़िया हैं दूसरे करते हैं। तो ये अगर पानी किसी को उठा करके दे दिया जाएगा तो इसके इर्द गिर्द जो जानवर पल रहे थे, जो भी जीवन चल रहा था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो ये चुपयोले हमको बहुत बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चुपयोले अब धीरे धीरे बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं। हम पहले के एपिसोड्स में भी देख चुके हैं कि किसी मुख्य नदी की लाइफलाइन होती है उसकी सहायक नदियाँ। ये सहायक नदियाँ भी आमतौर पर आश्रित होती हैं अपनी सहायक नदियों या नालों पर। इन छोटे बड़े नालों को उत्तराखंड में गधेरा के नाम से पुकारा जाता है। छोटी मोटी ढेरों धाराएं मिलकर बनती हैं गधेरा और फिर समाहित हो जाती हैं मुख्य नदी में। जो जंगलों से छोटे छोटे स्रोत आते हैं वो धीरे धीरे बहकर जो है 4-5 स्रोत या 5-6 स्रोत एक गधेरे का रूप लेते हैं और छोटे छोटे फिर धीरे धीरे गधेरे में जो है स्रोत जुड़ते जाते हैं और उसके बाद नीचे जाकर जब 2-3 गधेरे जो बड़े बड़े गधेरे होते हैं वो मिलते हैं, फिर एक नदी का रूप लेते हैं। उत्तराखंड में चीड़ का जंगल फैलता जा रहा है, जिसके कारण वाटर रिसोर्सेज सूखते जा रहे हैं, पानी के स्रोत सूख रहे हैं। जरूरत है इन वाटर रिसोर्सेज को पुनर्जीवित करने की। भूजल को बढ़ाने के लिए चाल, खाल, पोखर और खनतियां बनाना अब पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। जलाशयों का संरक्षण क्या, मेरे ख्याल से पानी की एक एक बूंद को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उस तरफ ध्यान जाना चाहिए। ट्रेंचेज, खाल, ये खंतियाँ यहाँ पर बनाई हमने काफ़ी मात्रा में, 150 के करीब। तो इनके द्वारा हमने पिछले वर्ष बनाई, तो इनके द्वारा काफ़ी ज़मीन के अंदर पानी गया है। जो पानी बह जाता है, वर्षा का सारा पानी बह जाता है, तो उस पानी को हमने भूमि के अंदर डाला है, जिससे कि धरती के गर्भ में पानी जाता है और इससे हमारे जल स्रोत आदि, नौले और नदियाँ, तालाब, ये सब रिचार्ज होते हैं। पानी को इकट्ठा करने और भूजल को बढ़ाने वाली ये परंपराएं आज भी उतनी ही उपयोगी हैं। ये इसलिए बनाए जाते थे ताकि पानी रुक सके और गाय, भैंस व अन्य जंगली जानवरों को भी पानी मिल सके। पीछे जो है यहाँ पर एक खाल का निर्माण हो रहा है छोटे से, और लगभग ये आपका जो है 5000 लीटर का यहाँ पर एक खाल बन रहा है। इसमें 5000 लीटर से 8000 लीटर पानी जो है संचित होगा। ये हमारी एक पुरानी संस्कृति है। उस वक्त जो है पोखर और खाल जो है उस वक्त भी बनाए जाते थे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए बनाए जाते थे कि पानी को रोका जाए। जंगलों में उस वक्त लोग भैंस ज़्यादा पालते थे, गाय बच्चियाँ ज़्यादा पालते थे, जंगलों में जाते थे, वहीं जंगलों में वो लोग खाल और पोखर बनाते थे ताकि जो जंगली जानवर हैं उनको वहाँ पर पानी मिल सके। इनको संरक्षित करने में गांव वालों की अहम भूमिका रहती है।
वो इनके रखरखाव का बहुत ध्यान रखते हैं। साथ ही इनके आसपास ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाते थे जो पानी को रिटेन कर सकें, जैसे बांज, उतीस, तुषार आदि। इन चालों, खालों और पोखरों की बनाने की विधि भी काफी प्राकृतिक थी। ये किसी भी आकार के हों, पर इनकी गहराई ज्यादा नहीं होती। अभी यहाँ पर जो है हम एक चाल की साफ सफाई कर रहे हैं। अभी थोड़े दिनों में जो है बारिश होने वाली है और यहाँ पर जो है साफ सफाई का काम चल रहा है। ये हमारा चाल है और इससे पहले जो आपने देखा होगा जिसे हमने बनाया था वो खाल था और यहाँ पर चाल इसे इसलिए कहा जाता है। आप यहाँ पीछे देख रहे होंगे ढलान बनी हुई है, ये दीवार पर ऐसी ढलान है और इधर भी ढलान है और ऊपर से भी ऐसे ढलान है और नीचे से भी पूरा स्लोप होता है। तो एक बाल्टी के आकार का ये चाल बनता है इस तरीके से, या हम बकेट उसे कहेंगे, उस तरीके का आकार का बनता है। और यहाँ पर जो है इसे हम लोग प्रतिवर्ष साफ सफाई करते हैं क्योंकि इसमें मिट्टी भर जाती है और जो पत्तियां ऊपर से आती हैं वो भर जाती हैं। तो उसकी साफ सफाई के लिए प्रत्येक वर्ष जो है हमकी बारिश से पहले हमको इसकी साफ सफाई करनी होती है। इनमें किनारे से एक ढलान दिया जाता है ताकि जानवर जब इसमें पानी पीने जाए तो उसे वापस ऊपर आने में कोई परेशानी ना हो। तो इनकी गहराई ज्यादा नहीं बनाई जाती है, लगभग 2.5 फीट 3 फीट या क्या कहते हैं 3.5 फीट के लगभग इनकी जो है हम लोग गहराई बनाते हैं। और इसमें किनारे से हम लोग स्लोप देते हैं ताकि कोई अगर जानवर इसमें जाता भी है तो ऊपर आराम से वो आ सकता है। ये एक साझी संस्कृति थी, पानी को बचाने की, पानी को सहेजने की, हर बूंद पानी को संचय करने की और पूरे प्राणी जगत की चिंता करने की ताकि सृष्टि का संतुलन बिगड़े नहीं। हर एक बूंद पानी जो बरसात से आ रहा है, प्रकृति हमको दे रही है, उसको संरक्षित करने के लिए आज बहुत काम करने की आवश्यकता है। जितना हर व्यक्ति जिसके पास थोड़ी सी जगह है पानी को संरक्षित करने की, हर परिवार जो उस पानी को बचा सकता है, अगर वो एक अच्छे प्रयास से अपना पानी अपने घर के पास बचा सकता है तो उससे नदियों पर, जल स्रोतों पर उस पर दबाव भी नहीं पड़ेगा और आने वाले संकट का भी हम ठीक से मुकाबला कर पाएंगे। हिमालय की गोद में पले बढ़े सयाने लोगों ने पानी बचाने के कुछ ऐसे मूल नियम बना रखे थे कि पानी की पवित्रता का डंका बजता रहे। जलाशय के पास एक मंदिर बनाकर उसके किनारे वट वृक्ष या पीपल, बांज, देवदार जैसे पवित्र पेड़ लगाकर, इससे जलाशय के प्रति श्रद्धा भी बढ़ती थी और वाष्पीकरण भी थमता था। मिट्टी के कटाव को भी रोकते थे ये पेड़ और फिर सामुदायिक भावना सुदृढ़ करने के लिए इनके आसपास सालाना या छमाही उत्सव, ताकि सभी का उनसे भावनात्मक लगाव बना रहे। बस हमारी पीढ़ी को समझने की जरूरत है उन पूरी परंपराओं के पीछे विज्ञान की। प्रकृति उत्सव का यही प्रयास है।